इंडियन लिटरेचर इज इवॉल्विंग और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें बहुत ही पावरफुल शिफ्ट दिखाई देगा। वॉइसेस आर इमर्जिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज़ और आप बहुत सारे ऐसे राइटर्स से मिलेंगे जो कि सिर्फ एक स्टोरी टेलर नहीं बल्कि एक चेंज मेकर है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और द सीईओ मैगजीन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ है मिस ज्योति झा, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, टेडेक्स स्पीकर, कॉलमिस्ट और एक क्यूरेटर। आनंदी और स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड जैसी किताबों की ऑथर मिस ज्योति जानी जाती हैं ह्यूमन इमोशंस, विमेन एम्पावरमेंट और ऐसे ही और सोशली रेलेवेंट थीम्स पर लिखने के लिए। लेट्स वेलकम मिस ज्योति टू द शो। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सो मच श्वेता। मैम, तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि ज्योति झा आखिर है कौन? आपके ऑथर, कॉलमिस्ट और टेडेक्स स्पीकर के टाइटल से बियॉन्ड आप कौन है? That's such a wonderful question. Thank you so much. First of all, it's a great honor being here on this show. Thank you for that opportunity and that honor. And Shweta, Jyoti Jha kaun hai beyond all the titles that I carry? That's a very a question that is very deep and बहुत responsibility के साथ बोलूँगी मैं कि I'm trying to be a good person and a better person day by day. And along that journey, I have discovered myself as being an HR professional and then becoming a happy housewife and a homemaker, I would rather say, and an avid traveler around the world. And after that, rediscovering myself as a writer and going on to my second inning, I would say that's the second inning मेरी जर्नी की जो है वो दूसरी पारी शुरू हुई जब मैंने लिखना शुरू किया। और इससे थोड़ा अगर मैं पोएटिक अंदाज में बोलूँ तो जब से मैंने लिखना शुरू किया मैंने फिर से जीना शुरू किया। और मैं कहूँगी कि मेरी जो अभी पहचान हमेशा के लिए रहनी चाहिए और मैं रहने देना चाहूँगी, वो एक लेखिका की पहचान है। A storyteller who has a lot of stories and experiences and observations like any other writer that I want them to reach out to the world and the audience to connect with them and identify with them और उससे कुछ ना कुछ अगर वो सीखें, उनके जीवन में कुछ प्रेरणा अगर मिले तो यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं एक लेखिका हूँ। That's amazing. मैम, आपने मेंशन किया आप एक एचआर प्रोफेशनल थे। एचआर प्रोफेशनल से आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बने, टेडेक्स स्पीकर बने। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट दैट मेड यू चूज राइटिंग ओवर अ कॉर्पोरेट करियर? यस, ये मेरे जीवन का जो है जैसे सत्य है मैं बोलूँगी। व्हाटएवर आई डिड बिफोर राइटिंग, आई थिंक आई वाज मेरली एग्जिस्टिंग एंड फुलफिलिंग ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी एंड देन came writing in my life, and that's when I discovered that's the purpose of my life, and there's a new path, new journey, and a whole new world to explore and discover and bring out to the world as well. And writing की जो ये turning point है, it just happened suddenly, जैसे वो बस मेरे दामन में आ गिरा मुझे लगता है, because it was meant to happen that way. जब टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट इंडिया की विनिंग टाइटल मेरी झोली में आ गिरी, वो था जब जब आई वॉज एन एविड ट्रैवलर, जैसे मैंने बताया। फैमिली के साथ मैं उनके जॉब की वजह से बाहर चली गई थी अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़कर, एंड देन आई वॉज अ हैप्पी होम मेकर, अपने बच्चे को रेज कर रही थी, एंड आई वॉज हैप्पी इन यूके एंड यूएस, ऑल wonderful places, exploring those places as a tourist and a person who is dwelling there. फिर वापस जब हम इंडिया आए तब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था, और जो मैंने अपने टेडेक्स के स्पीच में भी कहा है कि एक बार उसने मुझे कहा कि माँ मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, एंड आई वाज रियली हैप्पी, और मैं खुश हो ही रही थी कि उसने कहा यू गेट टू स्टे एट होम and take all the rest that you want. And that made me realize कि बच्चे अगर idolize कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो वो पेरेंट्स
उसकी असली पहचान को समझें कि उनके पेरेंट्स क्या हैं, चाहे वो माता हो या पिता हो। और उस वक्त फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं क्या करूं, एंड सेकेंड इनिंग था। एचआर का करियर बहुत पहले छोड़ आई थी मैं, तो रीस्टार्टिंग दैट वाज लाइक गोइंग बैकवर्ड। तो मैं बहुत कुछ ढूंढ रही थी, कुछ लिखना शुरू किया तभी मैंने। तो मेरे हस्बैंड देखते थे, फिर एक बार न्यूज़पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल देखा जिसमें ऐड था टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट इंडिया का। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, बिकॉज आई हैव सीन यू राइटिंग एंड स्क्रिबलिंग, आई थिंक इट माइट वर्क फॉर यू। तो मैंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी लाइफ की और वो वहाँ सबमिट कर दी। एंड देन आई वाज जस्ट सिटिंग रिलैक्स्ड एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग टू हैपन। और फिर अचानक फरवरी में मुझे याद है मुझे एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया से हम बोल रहे हैं, आपकी स्टोरी सेलेक्ट हुई है राइट इंडिया सीज़न 3 के लिए, और आप कृपया ट्विटर पे हम अनाउंस कर रहे हैं, तो बी देयर एंड फॉलो द अनाउंसमेंट्स। तो पहले मुझे लगा कुछ क्रैंक कॉल होगा, बट देन मैंने सोचा ठीक है देखते हैं, लेट्स सी। ट्विटर पे गए, सच में अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, एंड देन दे स्टार्टेड विथ विनर 10, 9, 8, 7 और 6, वो आता गया और जब 5, 4, 3 तक आया फिर मुझे लगा मेरा नाम कहीं नहीं था, एंड आई वाज लाइक ओके मे बी इट वाज अ क्रैंक कॉल। एंड देन माय हस्बैंड सेड सी नंबर 1, आई सी योर नेम, एंड आई जस्ट लुक्ड एट दैट एंड ज्योति झा विनर नंबर 1 फॉर उपमन्यु चैटर्जी। तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए, दैट वाज अनबिलीवेबली ट्रू, एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी एंड द मोमेंट दैट गेव मी दैट बूस्ट कि ओके मे बी दिस इज़ द पाथ। और बस वो एक सेल्फ डिस्कवरी हो गई मेरे लिए, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा मे बी दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू डू। एंड वो जो एक स्टैम्प ऑफ क्वालिटी मुझे मिली उस वक्त और वो बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स द मोमेंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, और वहाँ से फिर मेरी लेखनी शुरू हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया राइट इंडिया सीजन 3 विन करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। उसने आपके कॉन्फिडेंस को एज अ राइटर कितना बूस्ट किया है? बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी कहा कि एक एचआर रोल से ट्रांजिशनिंग टू अ होम मेकर एंड देन ट्राइंग टू रीडिस्कवर योरसेल्फ एट अ लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ। और उस वक्त अचानक से अगर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे कुछ मूवी रिव्यूज़ लिखे थे मैंने, कुछ ऐसे ही बुक रिव्यूज़ लिखती थी, उसमें अचानक से एक फिक्शन, एक शॉर्ट स्टोरी लिखा मैंने, एंड नोवेयर इन माय लाइफ, मतलब बचपन से एक साहित्यिक परिवेश में पली बड़ी हूँ, तो एक वो हमेशा से ज़हन में रहता था कि लेखन पठन पाठन में हमेशा से एक रुचि रही है। बचपन में थोड़ा बहुत लिखती भी थी स्कूल को लेकर के एकेडमिक, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी दिन राइटर बनूंगी। हालांकि माता पिता की किताबें देखती थी, पढ़ती थी, और भाषाओं में बहुत रुचि रही, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे मेरी अपनी रीजनल लैंग्वेज हो। और लेकिन जब मैं यूके में रहती थी, और तो वहाँ की लाइब्रेरीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैं यस दे आर अमेजिंग, यस, एंड दे गिव यू दैट सेंस ऑफ कामनेस, और उसके साथ ही एक सेंस ऑफ केओस भी देते हैं वो। तो वहाँ बैठकर मैं घंटों अपने बच्चे को स्कूल भेजकर वहाँ बैठकर बहुत सारी किताबें देखती थी, और एक फीलिंग आती थी कुछ, दैट टगिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड हार्ट समवेयर, जब मैं कोई भी किताब देखती थी, बट आई नेवर रियलाइज्ड व्हाट वाज दैट। तो ये जो स्टोरी आई मेरी राइट इंडिया की, तो वो जो कॉन्फिडेंस एंड दैट मोमेंट ऑफ डिस्कवरी एज आई सेड जब हुआ, तब मुझे लगा कि ओके दैट इज व्हाट इट वाज मेंट टू बी। उस किताब, किसी भी किताब पर एक मेरा नाम रहे, ज्योति झा लेखिका। मे बी दैट वाज द फीलिंग दैट आई वाज कैरिंग ऑल अलोंग। तो ये भी एक डिस्कवर हुआ राइट इंडिया के थ्रू, और ये था मेरा बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जैसा मैंने कहा, एक स्टैम्प ऑफ क्वालिटी आ जाती है कि ठीक है, एक अगर बहुत बड़े लेखक ने आपकी कहानी को उस लायक समझा कि वो टॉप विनर हो जाए। मैम, आपने मेंशन किया कि आप बचपन में अपने पेरेंट्स की किताब देख, तो दे वर आल्सो राइटर्स? यस, दे वर मोस्टली हिंदी एंड रीजनल राइटर्स। ऐसे एजुकेशन फील्ड से दोनों ही रहे। पढ़ाना काम था, एक एजुकेशन ऑफिसर रहे, तो उसके अलावा वो लोग लिखते थे। तो किताबें उनकी हैं, अंगिका में लिखते हैं, वो लिखते थे।
और माताजी की अभी भी हैं, पिताजी के तो बहुत सारे किताब उन्होंने जैसे श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया था, विच वाज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्क इन हिज लाइफ टाइम। और काफ़ी रिकग्निशन मिला उन्हें उसकी वजह से। उसके अलावा कई किताबें लिखी उन दोनों ने ही। लेट्स टॉक अबाउट योर बेस्ट सेलर आनंदी। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है ये बुक, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इसको लिखने के पीछे? इंस्पिरेशन ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो मैंने ऑब्जर्व किया। आई हैव लिव्ड अलोंग विद दैट कैरेक्टर आनंदी, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंस्पिरेशन मुझे लगता है मेरी किताबें, मैं आई डोंट चूज माय बुक्स और स्टोरीज, दे टेंड टू चूज मी। और वही आनंदी के साथ हुआ। एक लिविंग एक्सपीरियंस है जो मैंने कहा, वो कैरेक्टर आनंदी की, और जो हमने उन्हें ऑब्जर्व किया है और जो सुना है लोगों से भी, तो उनकी जो ये जर्नी है मुझे लगता है वो दुनिया तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट जो आप बोलते हैं, कि दशकों पहले ये कहानी 50-60 से शुरू होते हुए वो कई घटनाक्रमों को लेते हुए, जैसे मैंने कहा एक आनंदी कैरेक्टर है, उसके जीवन काल से जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है उन्हें लेते हुए उसे मोतियों की तरह पिरोकर अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू मैंने एक प्रेजेंट किया है इस नॉवेला में, और जो लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई है। कुछ अवार्ड्स के लिए सेलेक्ट की गई, बहुत सारे रिव्यूज़ मिले इसे, बहुत ज़्यादा लिटरेरी सर्किट ने इसे बहुत पसंद किया, कई लोगों ने इसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए, क्रिटिक्स बड़े बड़े नाम जितने भी। तो दिस स्टोरी हैज़ बिकम एन आइडेंटिटी फॉर मी, आनंदी। कुछ लोग तो मेरा नाम भी सेव करते थे आनंदी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट अ राइटर कैन हैव, कि आप अपने वर्क के नाम से आपका नाम जाना जाए। तो ये मेरे लिए आनंदी है। और जैसा मैं बोल रही थी, दशकों पहले औरतों की क्या स्थिति थी घर में, समाज में, आसपास वो कैसे रहती थी, और उस वक्त एक लड़की है आनंदी जो उस वक्त से ही समय से कहीं कहीं आगे सोचा करती थी, उससे कहीं ज़्यादा बड़े सपने देखा करती थी। क्योंकि आज हम जो कर पा रहे हैं वो फिर भी बहुत आसान है, वो अगर हम 50-60 से कंपेयर करें तो लाइफ वाज इवन मोर डिफिकल्ट एट दैट टाइम। तो उस वक्त की एक लड़की है जो आज की तरह सोचती है, तो उसका जीवन कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और फिर अपने सपनों को भी उसने साकार किया कि उसे आत्मनिर्भर बनना है, उसे शिक्षित रहना है। तो ये दो मूल उद्देश्य जो जीवन के हैं, जो किसी भी नारी को सशक्त करते हैं, ये आनंदी में उस वक्त था, जिसे लेकर उसने अपने आप को भी सशक्त किया, अपने परिवार को भी। फिर उसकी केवल बेटियां हुई उस समय जब बेटे की चाहत, खासकर बिहार की एक कहानी है। बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होकर शहर से होते हुए फिर महानगरों तक पहुंच जाती है ये कहानी। लेकिन उस वक्त उस औरत, उस परिवार और उस समाज में उससे एक्सपेक्टेशन रहती थी कि वो सिर्फ एक बेटे को, जो वारिस कहते हैं परिवार में, उसे लाए, और उसे केवल बेटियां हुई। तो उसने कैसे उस परिवेश में होते हुए भी अपनी बेटियों को संभालते हुए अपनी उस स्थिति, पारिवारिक और सामाजिक जो भी है, उसने अपना वो स्थान बनाया, और आज वो एक एग्जाम्पल बन गई है कि लोग देखते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी तरह अपने बच्चों को बनाना है, अपने बच्चियों को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और वो उन्होंने, उस वक्त उनकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशंस, वहाँ से ग्रो करके उसने कैसे स्वयं को, अपने परिवार को मजबूत किया, और अपने साथ साथ केवल अपने लिए नहीं, उसने अपने पूरे परिवार के लोगों के लिए भी एक मजबूत स्तंभ की तरह रही हमेशा। और कैसे उसने अपने हस्बैंड को, फैमिली को, सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया उसने समाज में। तो इस बात को प्रेजेंट करने का जो मुझे अवसर मिला, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मेरी, कि मैं वो माध्यम बनी
कि मैं आनंदी की उस कहानी को दुनिया तक पहुंचा पाई। आनंदी ने मुझे चूज़ किया कि ठीक है, तुम वो ज़रिया बनो कि तुम ये कहानी, ये जो इसका उद्देश्य है और जो इसका एक संदेश है, वो घर घर पहुँचे, घर घर आनंदी जो मैं बोलती हूँ। क्योंकि आज के परिवेश में भी हर औरत अपने घर में या हर लड़की किसी न किसी बात को लेकर के वो एक संघर्ष में है। चाहे वो माहौल बदल गया हो, चाहे वो उसका मुद्दा बदल गया हो, लेकिन संघर्ष चल रहा है अभी तक। तो इसीलिए हर घर आनंदी है और उससे ये शिक्षा हमें मिलती है कि आपदा में अवसर तलाशो। आपके पास जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें से आप कैसे अपने आप को फ्लरिश करने के लिए रास्ता बना सकते हैं। तो ये हमने करने की कोशिश की है इस पुस्तक द्वारा और ये एक इंस्पिरेशन है और मैं कहूँगी परिवार से ही ये इंस्पिरेशन आया है। आपकी जो एक और किताब है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बात करती है। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इनफैक्ट बहुत सारे व्यूअर्स को अवेयरनेस भी नहीं होगी इसके बारे में। तो आपने इतना सेंसिटिव टॉपिक क्यों चूज किया? जी, तो ये मैं घूमकर फिर उसी बात पर आऊँगी कि मेरी किताबें मुझे चूज़ कर लेती हैं, तलाश लेती हैं मुझे कि अच्छा ठीक है, अब तुम ये जर्नी हुआ, अब तुम थोड़ा शिफ्ट करो, अब इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ो। तो स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो कहा कि काफ़ी लोग इसके बारे में जानकारी अभी भी नहीं रखते हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। एक सेशन था देवघर में। तो वहाँ के इंस्टीट्यूट में जब वो सेशन के बाद कुछ लोगों से इंटरैक्ट कर रही थी तो एक पेरेंट मिले और वहाँ पे उनसे मैंने ऑटिज़्म के बारे में सुना कि उनके बच्चे को ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और तब मैंने पूछा कि ये क्या होता है। जब मुझे पता चला तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, जो वेल ट्रैवल्ड एंड काफ़ी एक्सपोज़र है जिसे, और राइटिंग के फ़ील्ड में मैं आ गई हूँ और कुछ सामाजिक कार्य से भी जुड़ गई हूँ। तो वो भी एक जागरूकता है, वो भी एक जुड़ाव है मेरा। तो उसके बावजूद अगर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो कोई एक इंसान जो कहीं किसी रिमोट जगह पे बैठा हो, उसे कैसे पता चल पाएगा कि ऑटिज़्म क्या है? और फिर जो उसकी एक ग्रेव कंडीशन है, अभी के समय में ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़स्टाइल एंड एवरीथिंग एंड कोविड एंड ऑल द थिंग्स दैट हैव क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जो होता है, उसकी वजह से ये, और ये बढ़ता चला जा रहा है। आज के समय में ये सच में बहुत सेंसिटिव है और जिसे जो भी सुनता है और जो पहले से कुछ जानकारी रखता है एंड दे से ओह वाओ, ओके, ऑटिज्म, अबाउट टाइम कि इसके बारे में कुछ बात शुरू हो जाए। तो ग्लोबली तो काफ़ी अवेयरनेस है, हाँ, बट इंडिया में अभी भी बहुत कम है। खासकर हम रिमोट प्लेसेस में जाते हैं या फिर इवन महानगरों की मैं बात करूं तो बहुत लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये सब सोच करके मुझे लगा कि एज अ राइटर मेरा क्या रोल हो सकता है कि मैं ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं। तो उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि इस पर मैं थोड़ा लिख देती हूँ, एक बुक अगर मैं के फॉर्म में। और तब हमारे जो पब्लिशर हैं विश्वकर्मा पब्लिकेशन, तो उन्होंने कहा कि यस, वी वुड लाइक टू पब्लिश दिस बुक एंड लेट्स वर्क ऑन दिस। तब मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया। काफ़ी रिसर्च किया मैंने, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से जुड़ी, कई पेरेंट्स से मिली, बच्चों से मिली, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज लिए मैंने और कुछ ऑब्जर्वेशन जा जाकर घंटों लोगों से डिस्कस करना, देखना, ऑब्जर्व करना, इंफॉर्मेशन निकालना, तलाशना, फिर उन्हें असेस करना, लिखना, फिर कहते हैं ना, राइटिंग, रीराइटिंग, लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, सारा प्रोसेस वो आ जाता है उसमें। आप कितनी बार एडिट करते हो। एंड माय एडिटर हु मेड मी डू अ वंडरफुल जॉब, वो कहते हैं ना, वो पुश करते रहते हैं। वो एडिटर और राइटर की बहुत ज़्यादा, वो पब्लिशिंग हाउस के द्वारा ही था, एंड दे वांटेड टू मेक इट परफेक्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम बिकॉज दे मेड मी डू दैट। बिकॉज राइटर्स के साथ एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो एक बार कुछ लिख देते हैं, फिर उन्हें लगता है बस यही है, इसके आगे अब कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं और कुछ इसके अराउंड नहीं, एंड देन यू मीट योर एडिटर्स जो फाइनल प्रोडक्ट उस लड़ाई के बाद निकलता है तो खुशी भी होती है, आश्चर्य भी होता है, और फिर लगता है जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से तो बहुत आगे और बहुत अलग आ गए हैं, लेकिन ये बेटर है।
तो इस तरह से ये बुक की जर्नी और रही और बहुत अच्छी रही। और ये किताब जो है मुझे लगता है हमारे जैसे लोग बता रहे हैं कि एक यूनिक ऐसा अभी बुक लिखी गई है इस टॉपिक पर बहुत दिनों बाद किसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा। तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। इसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने अपने कोटेशंस भी दिए हैं एंड दैट्स क्वाइट एन ऑनर फॉर मी। और काफ़ी एंडोर्समेंट्स मिले हैं इस बुक के लिए। कई इंस्टीट्यूट्स आगे बढ़ कर के उन्होंने इसके बारे में काफ़ी, जैसे ही मैं किसी को अप्रोच करती थी एंड दे उन्हें पता चलता था मैं इस पर किताब लिख रही हूँ, इमीडिएटली दे वुड सपोर्ट मी। और उन्हें लगता था कि नहीं ये तो आना चाहिए। ये भी एक डिस्कवरी का ही जर्नी रहा मेरे लिए, क्योंकि एक विषय के बारे में मैं जान पाई और मैं माध्यम फिर से बन पाई कि इस विषय को और लोगों तक पहुंचा पाऊं। एक अवेयरनेस बढ़ाने के क्रम में एक छोटा सा योगदान दे पाऊं मैं, नॉट एज एन एक्सपर्ट बट ओनली एज अ राइटर। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि आप शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं और बुक्स और नॉवेल्स भी लिखते हैं, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? राइटिंग इन इटसेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पहले तो जब आप वो कलम उठाते हैं, वो ख़्याल आपके ज़हन में आता है, तो एक लोनसम जर्नी रहती है, वो आपकी क्रिएटिव जो प्रोसेस रहती है, वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहता है। क्योंकि मुझे याद है, जैसे आनंदी की बात करूँ, मैं लिख रही थी, अचानक मेरे घर वाले आए, बोले, "व्हाई आर यू क्राइंग?" एंड आई डिडंट इवन रियलाइज़ आई वाज़ क्राइंग व्हाइल राइटिंग वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ। तो ऐसा एक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं राइटर खुद ही लिखते वक्त, एक अलग सी दुनिया में जीते हैं। और उसके बाद जब राइटिंग प्रोसेस ख़त्म होता है, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि अच्छा देयर इज़ अ रियल वर्ल्ड आउटसाइड देयर इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो ये इस प्रोसेस से निकल कर, गुज़र कर, और जब हम कोई भी लिटरेरी पीस प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट ही होता है, क्योंकि दैट इज़ जो हम सबसे मुश्किल समझ रहे थे लिखना, वो तो सबसे आसान होता है। ऐसा बाद में पता चलता है, क्योंकि देन यू कम टू द पब्लिशिंग, मार्केटिंग, लोगों तक पहुंचाना एंड ऑल दोज पार्ट, एंड दैट इज़ अ मैमथ टास्क। तो ये पूरा बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, जर्नी है, और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और अब एक विलिंगनेस चाहिए कि सबसे लड़कर भी आपको अपनी जर्नी पर चलते रहना है। तो इन सब के अलावा, चाहे मैं वो फ़िक्शन लिखूँ, नॉन फ़िक्शन लिखूँ, शॉर्ट स्टोरी लिखूँ, नॉवेला लिखूँ, या कोई भी कॉलम का पीस लिखूँ, मेरे लिए वो एक डिफ़िकल्ट ही जर्नी रहता है। और मैं इसे ऐसे प्रेज़ेंट करूँगी कि ईज़ी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। इफ़ यू स्टार्ट लाइकिंग इट, इट्स ईज़ी। इफ़ इफ़ यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, इट्स डिफ़िकल्ट। लेकिन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, अगर आप सच में पूछेंगे कि क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो शॉर्ट स्टोरी लिखना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। क्योंकि जब आप एक नॉवल लिखते हैं या एक नॉन फ़िक्शन भी लिख रहे हैं, जैसे मेरी स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड है, वो क्रिएटिव नॉन फ़िक्शन मैं बोल सकती हूँ। तो कोई भी अगर जॉनर उठा रहे हैं, या कोई भी फॉर्मेट, या कोई भी, तो उसमें आपको स्कोप रहता है कि आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अलग कुछ छूट गया तो आप अगले चैप्टर में या अगले इसमें इंक्लूड करके वो सर्कल बैक कर सकते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बहुत कम शब्दों में अपने बातों को रखना होता है, जो पाठकों को कनेक्ट भी कर ले, उन तक पहुंच भी जाए, आप जो बताना चाह रहे हैं उन्हें पसंद भी आ जाए। तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है कि कम शब्दों में आप उसको, उसका निचोड़ एक प्रस्तुत कर सकें जो उन्हें एंगेज करके रख सके। क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज़ जल्दी लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। जैसे आप अगर बुक स्टोर्स में जाएँ, इफ़ यू सी अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, यू विल ऑलवेज़ प्रेफर अ नोवेला और नॉवल, कि ठीक है आप वो पढ़ रहे हैं, कहीं आपने छोड़ दिया तो आप दोबारा फिर वो स्टार्ट करें। एज़ अ रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रही हूँ। तो वो शॉर्ट स्टोरी लिखना सब थोड़ा-सा मुश्किल है, मुझे लगता है। आप काफी डीप इमोशंस एक्सप्लोर करते हैं अपनी स्टोरीज में, तो इन इमोशंस से आप खुद कैसे कनेक्ट करते हैं? मुझे किसी ने कहा था कि आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि आप मुस्कुरा रही हैं। तो मैंने कुछ कहा था कि अ, होठों की हँसी आँखों तक नहीं पहुँचती, और नैनों के नीर दिल में उतर आते हैं। तो वो जो दर्द है ना, वो जो राइटर्स अगर उससे समझते हैं, उसे कंटेम्पलेट कर लेते हैं,
और उससे आत्मसार करके, चाहे वो अपना हो या औरों का दर्द हो, या वो एक सामाजिक व्यवस्था में या कहीं से भी कुछ ऑब्जर्व करके, इमेजिन करके, जो रियल फिक्शनल जो भी है वर्ल्ड, वहाँ से ला करके अगर प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो कनेक्ट करता है लोगों को, और वो बात अगर वो पहुंचा पाते हैं, तो वो सेंटिमेंट्स के ही जरिए हो पाता है। ह्यूमंस क्यों अलग हैं बाकियों से? क्योंकि हमें सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो वो जो इमोशनल कोशेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एंड एज अ राइटर तो सबसे पहले, क्योंकि अगर इमोशंस नहीं है तो आप कैसे पोर्ट्रे कर पाएंगे, आप कैसे समझ पाएंगे किसी और को, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को, या किसी भी विषय वस्तु को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो मे बी दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द राइटर्स दैट आई सी एंड कम अक्रॉस आर इमोशनल पीपल। मे बी आप कैरेक्टर्स से इतना इमोशनली कनेक्ट हो पाते, इसलिए रीडर्स भी हो पाते। यस, वेरी ट्रू। आपकी एक इनिशिएटिव है, लेट्स इंस्पायर बिहार, जिससे आप कनेक्टेड है। आपने उसको लिटरेचर और सोशल चेंज को, दोनों को उससे कनेक्ट किया है। तो आपको ऐसा कैसे लगता है कि राइटिंग जो है उसके थ्रू हम सोसाइटी में एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। एंड पहले तो बताऊं, लेट्स इंस्पायर बिहार एक कैंपेन है जो बिहार के काफ़ी चर्चित ऑफिसर हैं, आईपीएस विकास वैभव, जो आज के डेट में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हाँ। उनका कैंपेन है, और जिसका अभी जस्ट कल ही मैं जैसा बता रही थी, एक इवेंट हुआ था यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में, उसकी भी मैं पार्ट रही, बिहार डेवलपमेंट समिट। तो ये जो मुहिम है, इसमें मैं जुड़ी हुई थी, कुछ 4 साल पहले मैं जुड़ी थी, बिकॉज ऑफ माई नोवेला आनंदी। उस पे नाट्य मंचन किया गया था, इसके नारी शक्ति को जो है जागृत, मतलब उसको इस अभियान से जोड़ करके इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है कि ये उसे रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ एनी चेंज दैट हैज़ टू हैपन इन द सोसाइटी। क्योंकि एक औरत अगर बदलती है तो वो अपने पूरे परिवार को बदलती है। जैसे कहते हैं, एक औरत शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित हुआ। हाँ, तो मैं कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा उससे। बिल्कुल। तो उसके तहत मेरी नोवेला चूँकि नारी शक्ति पर ही हाँ। है, तो इसीलिए मैं जुड़ी थी। वहाँ से जुड़ते-जुड़ते फिर चूँकि मैं लेखन में हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि लेखनी के द्वारा, जो अभी आपने प्रश्न पूछा कि उससे कैसे बदलाव आता है, तो ये जो अभियान है ये एक सामाजिक परिवर्तन के लिए है कि बिहार में वो जागृत हो फिर से चेतना कि हम क्या थे और हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ होना चाहिए हमें, और वो जो डेवलपमेंट बिहार की होनी चाहिए बाकी कंपेयरिंग टू ऑल अदर स्टेट्स दैट वी हैव इन इंडिया। तो उसमें लिटरेचर की क्या भूमिका है, क्योंकि कोई भी सामाजिक परिवर्तन अभी तक जो हुआ है उसमें ये उदाहरण के स्वरूप ही है। लिटरेचर, साहित्य के बिना कुछ भी नहीं संभव है, क्योंकि साहित्य एक वो मजबूत पहिया है जो किसी भी परिवर्तन को लेकर के एक जो कहते हैं उसका सारथी बनकर उसे लेकर चलता है। तो कलम की जो ताकत है वो पहुंच जाती है, घर घर पहुंच जाती है। उससे आप कोई भी अगर संदेश देना चाहते हैं, जैसे अगर मैं अपनी किताबों की बात करूं तो वो घर घर पहुंच गई, अगर तो वो संदेश हर जगह पहुंच गया। तो ये भी एक माध्यम है, एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए साहित्य। और साहित्य द्वारा के बिना कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और जो इस मुहिम के भी जो नेतृत्व करते हैं, जो इस मुहिम की, उन्होंने भी इस बात को, क्योंकि वो स्वयं साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनका पूरा झुकाव रहा है और वो काफ़ी ज्ञानी हैं कह सकते हैं, तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे, क्योंकि बिहार की हूँ, राइटिंग है और इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे वो लिटरेचर का वो जो विंग है दिया गया, लिटरेरी चैप्टर हम बोलते हैं उसे। कहते हैं साहित्य द्वारा प्रेरणा प्रसार, साहित्य द्वारा भी प्रेरणा प्रसार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। तो ये हमारा ख्याल है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और अभी जैसा मैंने कहा, एक लिटरेचर फेस्टिवल हमने किया था, उसकी इतनी अच्छी रिस्पॉन्स आई है। उन्होंने कहा कि पटना में ऐसा एक पहला इवेंट हुआ है जो एक लिटरेरी कल्चर है, जो बाकी कई जगहों में हम किसी भी स्टेट में चले जाते हैं, एक लिटरेरी कल्चर है, दिल्ली इज़ द हब ऑफ दैट। वो बिहार में क्यों नहीं है, या बिहार की जो इतनी रिच लिटरेरी कल्चरल जो भी है हेरिटेज वो रही है, वो सब कहाँ खो गई, वो फिर से क्यों नहीं रीइनकलकेट हो सकती है।
क्यों नहीं फिर से वो जागरूकता आ सकती है। जो कहते हैं लिटरेचर से जो है एक माइंडसेट भी बदलता है लोगों का। अगर आप पढ़ रहे हैं और जो बच्चे सिर्फ रील्स देख रहे हैं, दोनों में जो डिफरेंस आती है, तो इसीलिए वो पढ़ने का, लिखने का, ये सब कल्चर वापस आना और लेखन, पठन पाठन के द्वारा किसी भी संदेश को लोगों तक पहुंचा पाना। और ये हमारे जो लीडर हैं, जो मेंटोर हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के, उन्होंने कहा कि साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है और उस मैसेज को हम कैसे साहित्य द्वारा स्प्रेड कर सकते हैं। तो विजन यही है कि साहित्य को समाहित करके हम इस सामाजिक परिवर्तन, जो व्यापक सामाजिक परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में जन जन तक पहुंचकर एक जागरूकता, एक चेतना जगाना चाह रहे हैं, तो उन सब के बीच में वो कैसे बैलेंस आए। तो उसके लिए ये है कि आप में वो जागरूकता जब तक नहीं आएगी, आप पहले पहचानिए हमारा बिहार क्या था, वो पहले आपको पता चलेगा। फिर आप चाहेंगे कि नहीं वैसा फिर से होना चाहिए या उसी प्रकार से होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आप काम करेंगे। आप क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप कुछ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं या जो भी आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब तो आप कर ही रहे हैं। उन सब के अलावा कुछ प्रतिशत अगर आप समाज को दे सकते हैं, कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो उद्देश्य है इस अभियान का। इसमें तरह तरह के लोग हर फील्ड से, हर जगह से ग्लोबली जुड़े हुए हैं। करीब 3 लाख से भी ज़्यादा लोग आज के डेट में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत लोगों में एक आशा और एक विश्वास है और एक क्यूरियोसिटी भी है कि क्या है, आखिर कैसे है और हम जुड़कर इसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें साहित्य की क्या भूमिका है, साहित्य द्वारा ये प्रेरणा का प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो ये विजन था इस लिटरेचर फेस्टिवल का, और ऑल्सो टू इनकलकेट अ लिटरेरी कल्चर इन बिहार। आप एक ऑथर हैं, साथ में एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। तो एज अ टेडेक्स स्पीकर जब आप IIM काशीपुर गए थे, तो वहाँ आप कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाहते थे? टेडेक्स की ये भी जैसे एक बहुत चांस अपॉर्चुनिटी रही मेरे लिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इससे पहले कई जगह प्रोफाइल, जैसे एक चाहत होती है, अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं। हाँ। कि राइटिंग जर्नी में क्या क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए है। तो उस क्रम में एक आता है टेडेक्स स्पीकर, और हर किसी को लगता है कि मेरी जो लाइफ है, मेरी जो जर्नी है, वो लोगों तक कैसे पहुंचे और उससे अगर कोई कुछ सीख सके। तो मैं भी उन्हीं इंडिविजुअल्स में से थी। और ये टेडेक्स का जब मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे आया था ईमेल की ओके यू आर इनवाइटेड, तो वहाँ जाकर मुझे ऐसा बोला गया कि आपने जो सेकेंड इनिंग शुरू की है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन वॉट यू आर डूइंग, तो वो उसके बारे में आप बताइए। और राइटिंग क्या है, मतलब पैशन एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करके कैसे आप इस सेकेंड इनिंग में राइटिंग को लेकर चल पा रही हैं। तो वो मेरा एक जो था वो फोर्टे था जिस पे मैंने बात की थी। तो क्योंकि राइटिंग, जैसे मैं कहती हूँ कि, और कई बड़े राइटर्स भी ऐसा कहते हैं कि इससे घर तो आपका तुरंत नहीं चलता है। यू हैव टू ग्राइंड अ लॉट बिफोर यू रीच दैट लेवल वेयर यू कैन लीव एवरीथिंग एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आई एम अ राइटर, आई एम अर्निंग एंड आई कैन रन माई हाउस। तो वो स्टेज आना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो फॉर मी राइटिंग इज स्टिल ईजी टुडे बिकॉज आई एम नॉट द ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली। ऑफ कोर्स। So whatever I do is just a complementary to whatever we have. तो इस वजह से चलो ठीक है लिख लेते हैं। बट अगर मैं देखूं कि कोई ब्रेड अर्नर है, उसे राइटर बनना है, तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट रहता है। तो वही जो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं और वो जो पैशन लेकिन एक राइटर का जो रहता है कि मुझे लिखना ही है। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब मैं अगर लिखना शुरू करूं तो मुझे लगता है एवरीथिंग एल्स दैट आई डू एक्सेप्ट राइटिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, अनप्रोडक्टिव है। ऐसा सोचकर वो एक जुनून आ जाता है एंड आई वांट टू लीव एवरीथिंग एंड जस्ट बी देयर ड्राउन्ड इन माय लैपटॉप। तो वो एक
पैशन रहता है, और जब आप वो लिख करके उस दुनिया से बाहर निकलते हैं, एंड देन यू रियलाइज एंड देन यू सी कि व्हाट यू हैव बीन मिसिंग इन दिस लाइफ, कि जो जिसे आप सोच रहे थे अनप्रोडक्टिव है, ये है, वो है, तो वही तो था जो आप मिस कर रहे थे। तो वो जो स्विच रहता है और वो द्वंद रहता है एक राइटर का, तो वहीं से फिर सेकंड जब आप निकलते हैं वहां से, तो प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है, उसे बैलेंस करना है। और सेकंड इनिंग में भी आप कैसे अपने आप को डिस्कवर करके आप रीबिल्ड कर सकते हो अपने आप को। तो ये भी एक संदेश देना चाह रही थी, जो कि नया तो नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो नया ही है मैं बोलूँगी, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज डिफरेंट एंड इट शुड रीच आउट द वर्ल्ड इन देयर ओन वे दैट इट इज मेंट टू। आपने आईआईटीज और आईआईएम्स दोनों में टॉक्स मतलब आप डिलीवर किए, तो स्टूडेंट्स के साथ में जो कनेक्ट करना होता है वो लिटरेरी फेस्टिवल्स में बोलने से और उनके सामने बात करना, दोनों में कितना डिफरेंस है? थोड़ा डिफरेंस है। अगर लिटरेचर फेस्टिवल्स वगैरह की मैं बात करूँ या लिटरेरी सर्किट की, जहाँ पर एक मैच्योर्ड ऑडियंस है और बच्चों से इंटरेक्ट करना जो कॉलेज के और खासकर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के, वहाँ तो काफ़ी अच्छी ब्रेन्स ऑलरेडी हैं वहाँ पर। तो जो बेसिक डिफरेंस है कि स्टूडेंट्स में डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, दे आर स्टिल क्यूरियस। यस, जो मैच्योर ऑडियंस में नहीं आती है। मैच्योर ऑडियंस आर रेडी टू टेल देयर पार्ट ऑफ द स्टोरी, देयर एक्सपीरियंस, और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर स्टिल रेडी टू परसीव एंड लर्न। यस, तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो उसको फुलफिल करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर रहती है कि आप उसे प्रॉपरली कर पाओ। तो वो रहता है, एक लर्निंग प्रोसेस भी रहता है, एंजॉयबल भी रहता है, एंड दोनों ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड एंजॉयबल इन इट्स ओन वे। बट स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा फन इंटरैक्टिव रहता है, बिकॉज वो थोड़ा एक अटेंशन स्पैन भी देते हैं, तो जो अब रील्स की दुनिया में कम हो रहा है, तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि ये जो है कल्चर चलता रहे और छूटे नहीं, क्योंकि अटेंशन स्पैन जितना बढ़ता जाएगा, वो कहते हैं ना, जितना आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो कॉग्निटिव, वो लर्निंग एक्सपीरियंस और वो सब काफ़ी, और ब्रेन थोड़ा शांत होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं ये जो बुक पे हम चर्चा कर रहे थे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट्स हैपनिंग। तो वो दिमाग को स्थिर रखना, अपने कैरेक्टर, मतलब वो ओवरऑल कैरेक्टर बिल्ड करना, पर्सनालिटी डेवलप करना, तो वो सब भी ज़रूरी है। तो ये जो सेशंस हैं इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं, और यही डिफरेंस रहता है कि दोनों के साथ वो डिफरेंट वे में कनेक्ट करना पड़ता है। मैच्योर ऑडियंस के सामने हम एज अ लर्नर भी प्रस्तुत करते हैं, हालांकि हम सीखते सबसे हैं, मैं अपने बच्चे से भी सीख लेती हूँ काफ़ी कुछ। तो वी शुड ऑल्सो बी ओपन टू लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीवेयर। जैसे हाल ही में मैं एज अ जूरी मेंबर गई थी IIT-BHU में, तो वहाँ के बच्चों को जब मैंने देखा कि जो पार्टिसिपेट करने आए थे, हमने पोएट्री और स्टोरी राइटिंग ये सब जज किया था, तो क्या लिख रहे हैं। एक तो वो IIT में हैं, उसके अलावा उनकी ये क्रिएटिव जो एक्यूमेन देखी हमने, तो वी वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि वाओ, दिस इज़ व्हाट दे डू। एंड ऑल्सो एक थोड़ा सा जो है हमारे अंदर का राइटर थ्रेटन भी हो जाता है, वाओ कि अच्छा अब अच्छा कंपटीशन, बट ऑल्सो एन एश्योरेंस दैट वी आर इन द सेफ हैंड्स। फ्यूचर जो है हमारा सिक्योर्ड है। अभी भी वो है राइटिंग का जज्बा, और लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो कल को अगर ये आगे आते हैं तो कितना अच्छा और हो सकता है। तो वहाँ से हमने इनफैक्ट अपने लिटरेचर फेस्टिवल के लिए एक सेलेक्ट भी किया था एक स्टूडेंट को, जो काफ़ी अच्छी पोएट्री उसने की थी। अभी डिजिटलाइज्ड है पूरी दुनिया, कोविड के बाद से ज़्यादा हो गई, बट उससे पहले से भी हम डिजिटल वर्ल्ड में ही रह रहे थे और कंटेंट हर जगह है। तो आपको क्या लगता है कि लिटरेचर इससे स्ट्रॉन्ग बन रहा है या डाइल्यूट हो रहा है? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं मैं बोलूँगी। पहला तो ये कि जैसे लिटरेचर वाज फॉर द एलीट, पहले हम अगर देखा जाए, बट आज अगर मैं खुद की ही बात करूं, राइट इंडिया नहीं होता तो मैं एज अ कॉमनर कैसे जुड़ती लिटरेचर से। तो इस तरह से काफ़ी माध्यम ऐसे आ गए हैं, डिजिटल हो या ऑफलाइन हो, उनके माध्यम से जो है काफ़ी लोग जो कॉमनर्स हैं वो जुड़ पाए हैं लिटरेचर से। तो
वो अच्छा भी है जो मैं बोलूँगी इन अ सेंस। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि जो ये डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ लोग कुछ भी लिख करके डाल देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमने कंटेंट क्रिएट किया, ये लिटरेचर है। तो पहले तो ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि writing a content, generating content is different than creating a literary piece. ये completely two different art है और process है। तो ये confusion पहले create जो हो गया है लोगों के बीच में, Facebook post डालकर सोचते हैं ये हमारा literature है, तो this is not how it happens। तो वो समझना पहले लोगों में बहुत ज़रूरी है कि वो नहीं है। Content writing is a completely different thing and that again has its own value। और बट क्रिएटिंग अ लिटरेरी पीस इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। तो दो बातों को अगर हम समझ जाएं तो हम उन्हें बाइफरकेट करके अच्छे से दोनों में ही कर सकते हैं। ओके, आप एक अच्छा सा पोस्ट भी डाल सकते हैं जिसमें आप लोगों तक पहुंचते हैं अपनी बातें। आपको समय नहीं है, आपने बस 2 लाइनें लिख दी और वो पहुंच गया लोगों तक, तो वो सब ध्यान में रख के हम करते हैं। तो दोनों का जैसे मैंने कहा अपना अलग उद्देश्य है, लेकिन दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाइड रहें अलग अलग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप करें। चाहे वो आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं या फिर आप क्रिएटिव पीस लिख रहे हैं, दोनों में आप वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रखते हैं तो दोनों ही ठीक है, अच्छा है। एज एन ऑथर आप क्या डिसिप्लिन्ड राइटिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं या फिर तब लिखते हैं जब इंस्पिरेशन स्ट्राइक करता है आपको? जी, ऐसा सुना है, जैसे वर्कशॉप्स होते हैं या हम सुनते रहते हैं तो लोग बोलते हैं रोज़ लिखिए, डिसिप्लिन राइटिंग कीजिए, वो रहनी चाहिए आपकी आदत लिखने की। तो हाँ, एग्री करते हैं कि वो आदत जानी नहीं चाहिए, लेकिन आइडियाज़ तभी आते हैं जब उन्हें आने होते हैं, इंस्पिरेशंस तभी आते हैं जब उन्हें आने होते हैं। मैं उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, शेड्यूल नहीं है और किसी भी एनी आवर, एनी टाइम ऑफ द डे, कभी अचानक मैं सोने जा रही हूँ, दिन भर के बाद अचानक वो इंस्पिरेशन आया एंड इफ़ आई डोंट जॉट इट डाउन आई विल फॉरगेट द नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो या फिर वो उस इंटेंसिटी, उस फॉर्मेट या उस परसेप्शन के साथ नहीं रहेगा जो मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ, वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है और बहुत जैसे एक फेजेस होते हैं कि कभी आपको लग रहा है आपके क्रिएटिव जूसेस इतने ज़्यादा हैं, यू जस्ट वांट देम टू फ्लो आउट और वो आप एक उस क्रिया में लग जाते हैं, लिख रहे हैं, वो सृजन चल रहा है आपका और फिर आपको लगता है नाउ यू वांट अ ब्रेक, यू कांट डू दैट। अदरवाइज अभी आप जो करोगे वो बस एक, जैसे कहते हैं रोट लर्निंग है या फिर एक बस कंटेंट आप डाल रहे हो, इट इज द सोल इज मिसिंग। तो वैसा करना ठीक नहीं है। तो जब भी आपको आइडियाज आए, जब इंस्पिरेशन आए, आप तभी लिखिए। हाँ, आदत वो बनी रहनी चाहिए। आप पढ़ें तब तक, अगर मान लीजिए आप लिख नहीं रहे हैं तो कुछ पढ़ लिया, औरों को पढ़िए, क्योंकि आप औरों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कौन पढ़ेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये डिसिप्लिन राइटिंग वो अब स्कूल में कहते हैं कि ठीक है रोज़ पढ़िए, तो वो दैट हैज़ अ डिफरेंट मोटिव एंड ऑल टुगेदर, और वो ज़रूरी है कि आप रोज़ जो पढ़ें। जैसे कहते हैं एक बात को अगर याद रखनी है, जैसे हम टेबल्स याद करते थे रोज़, तो वो हमारे जहन में आज भी है। तो देयर वाज अ पर्पस फॉर दैट कि क्यों आप रोज़ याद करते थे, क्योंकि वो आज भी आपके जहन में है। कोई भी अच्छी बात जितनी ज़्यादा बोली जाए वो उतना ज़्यादा रहती है हमारे सबकॉन्शियस में, तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट है, अलग पर्पस है। बट राइटिंग अगर हम करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वो मेंटेन करना। डिसिप्लिन तब आता है जब जैसे आपके डेडलाइन्स आपको मीट करने हैं। अगर जैसे आपने कहा आपके प्रोफ़ेशन में अगर आपको कुछ सबमिट करना है, या मैं अपनी बात करूँ कुछ, तो उस वक़्त फिर लगता है कि ठीक है ये आपको कंप्लीट करना है, ये इस टाइमलाइन में आपको सबमिट करना है। तो उस वक़्त आप डिसिप्लिन फ़ॉलो करें। या ख़ासकर जैसे मैं अपने कॉलम्स लिखती हूँ, तो एक डेडलाइन है, एक प्रोसेस है कि आपको अभी दे देनी है, तो ठीक है, दैट हैज़ टू हैव अ डिसिप्लिन इन इट। बट अगर अदरवाइज़ ऐसे कुछ लिखती हूँ, कुछ बुक लिख रही हूँ, स्टोरी लिख रही हूँ, तो आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंस समहाउ, अचानक। एज एन ऑथर आपको भी कभी राइटर्स ब्लॉक फेस करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा। उसको ओवरकम कैसे करते हैं? जी, पहले मुझे लगता था कि ये क्या फैंटेसी है, व्हाई ऑलवेज़ राइटर्स ब्लॉक, ये क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ इट? होता भी है क्या, या ये जस्ट ये एक मुद्दा बना रखा है? बट येस, इट इज़ ट्रू, इट हैपेंस। क्योंकि अभी मैं अपनी किताबों की बात करूँ, एक लिख लिया मैंने, फिर एक एक हाई एंड लो आता है क्रिएटिव प्रोसेस में। वो उस वक़्त आपको इतनी तत्परता रहती है अपनी बात लोगों तक पहुँचाने की, तो आपने वो एक पूरा वो प्रोसेस जी लिया, कर लिया, एंड देन सडनली यू आर ब्लैंक।
उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या, लेकिन लोग फिर पूछते हैं आगे आप क्या लिख रहे हैं, आगे आपका क्या है, एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू से। तो राइटर्स ब्लॉक होते हैं, खासकर अगर आपको कुछ लिखना है, लिखते लिखते अचानक भी आप स्टॉप हो सकते हैं। आपने एक कहानी लिखनी शुरू की, बीच में ही आपका वो यू गो ऑफलाइन, जो अगर मैं बोलूँ तो यस, इट इज़ वेरी मच ट्रू एंड हैपनिंग। एंड उसको मैं कैसे ओवरकम करती हूँ, मेरे लिए क्या वर्क करता है, आई स्टार्ट रीडिंग। ओके। तो अगर मैं कुछ और पढ़ने लग जाती हूँ तो अचानक से फिर मुझे, जैसे आई रिमेम्बर आई वाज रीडिंग अ बुक, काफ़ी फेमस ऑथर हैं, मैं नाम लूँगी, तो उनकी किताब मैं पढ़ रही थी और उनकी कहानी पढ़ते 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 अचानक फिर मुझे एक आइडिया आया एंड आई हैड टू लीव दैट। इट वाज सो कंपेलिंग, दैट इंस्पिरेशन फॉर मी, दैट आई हैड टू लीव दैट midway, go and write my story and then come back. So I don't know whether it was acceptable or was it weird, whether we are supposed to do that, but yes, I did that. Or my story was completely different what I wrote, because there was just an inspiration, अच्छा ये लिखा हुआ है, वो पढ़ते पढ़ते अचानक वो मुझे लगा कि I should also write travel, travel, travel is वैसे तो आप ट्रैवल में तो यू मीट सो मेनी पीपल, हर इंसान की अपनी अलग कहानी है। एग्जैक्टली, राइटली सेड। क्योंकि जब भी कहीं भी ट्रैवल करते हैं वो लगता है अरे यहाँ की एक कहानी होगी, उसकी एक कहानी होगी, तो वो कब पहुंचेगी, क्या होगी उसकी। तो ये सब क्यूरियोसिटी जब डेवलप होती है, यू ओवरकम दैट एंड देन यू वांट टू राइट मोर। ओके। आप मल्टीपल रोल्स बैलेंस कर रहे हो, ऑथर भी है, कॉलमिस्ट भी है, टेडेक्स टॉक्स भी दिए आपने, और मदर है, होम मेकर है। हाउ डू यू मैनेज ऑल? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट टाइम्स, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। जैसे अभी मैं बात करूँ, मेरा बेटा जैसे थोड़ी देर पहले राइटिंग की जो बात हो रही थी कि कैसे हम बैलेंस करते हैं प्रैक्टिकलिटी एंड पैशन ऑफ इट, तो मेरे बेटे को भी लिखने की एक चाहत है और वो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखता है। उसने लिखना शुरू किया था, उसकी भी बुक अभी अंडर पब्लिकेशन है, आएगी जल्द ही। तो लिखते 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 उसने मेरी जर्नी ऑब्जर्व की, देखा मुझे, एंड देन ही केम टू मी एंड ही सेड, माँ, आई वांट टू बी अ राइटर बट मे बी आई विल गिव इट सम टाइम। फर्स्ट आई वांट टू बिल्ड अ करियर, stabilize myself financially, and then come back to my passion of writing. And I was so relieved that I didn't have to tell him that. And thankfully उसने अभी IIT क्लियर किया है और अभी वो फर्स्ट ईयर में है। तो अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ही इज़ अनवेल, बट आई हैव टू बी हियर फॉर द इवेंट्स एंड द मदर इन मी इज़ कि मुझे अपने बेटे के पास होना चाहिए, बट द राइटर इन मी हैज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर मैनेजिंग, बैलेंसिंग। फैमिली काफ़ी सपोर्ट कर रही है मुझे, माई बेटर हाफ ही इज़ क्वाइट सपोर्टिव, and most of the time, yes, I do extort support from him also, but otherwise he is a very kind gentleman. तो बोलते हैं कि ठीक है, तो हम आपस में मिलजुल कर जब रोल्स बांट लेते हैं फैमिली में, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो सारा कुछ ये तो हो गया, हम होम फ्रंट की बात करें और वर्क की बात करें, और कमिंग बैक टू माय वर्क, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये सब राइटिंग का ही एक प्रोसेस है, और एज अ राइटर हमारे उसी के माइलस्टोन्स हैं इस जर्नी में, तो कुछ अलग नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक और, क्योंकि आप खुद भी बिहार से आते हो एंड मैं खुद बिहार से हूँ, तो वी आर अवेयर कि वहाँ पे सिचुएशंस कैसी हैं। तो जिनको जो एक अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड से जिनकी फैमिली आती है, उनके लिए कोई इश्यूज नहीं आते, बट जिनको सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करनी होती है, चाहे वो करियर हो उनका या बिजनेस हो, उनके लिए चैलेंजिंग होता है। तो अगर कोई ऑथर हो स्मॉल टाउन का, और सिर्फ बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर ग्लोब से, अगर कहीं एक स्मॉल प्लेस को बिलोंग करता है वो ऑथर, तो आप उनको क्या एडवाइस ऑफर करोगे अगर उनको ये लगता है कि उनको एनफ एक्सपोजर नहीं मिल रहा है? तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से पूछिए कि आप लिखना क्यों चाहते हैं। व्हाट इज़ योर एम, व्हाट डू यू वांट टू अचीव थ्रू योर राइटिंग, क्योंकि इसके बहुत सारे मायने हैं। कुछ लोग हैं वो बस लिख देना चाहते हैं कि मुझे विचार आया, मैंने लिख दिया,
अब वो लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने लिख दिया। कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है लोगों तक मेरी बात पहुँचे और बस पहुँच के रह जाए, उसके आगे वो नहीं सोचते उतना। फिर कुछ लोग आते हैं, फिर उन्हें लगता है नहीं, हमें एक रिकॉग्निशन चाहिए, जो आपने कहा कि हमें एक्सपोज़र, रिकॉग्निशन, मेरी किताब या मेरी कहानी या मेरी जो भी लिटरेरी पीस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इन सब में आपका लक्ष्य क्या है, वो आप पहले सुनिश्चित कर लें, तो आपके लिए जर्नी आसान हो जाती है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज़्ड, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट। बिकॉज़ बहुतों को मैं अभी जैसे मिलती हूँ कुछ लोगों से, फिर पता चलता अरे उन्होंने एक किताब लिखी है, एंड देन आई आस्क देम व्हाई यू नेवर टोल्ड द वर्ल्ड दैट यू हैव रिटन अ बुक, एंड देन दे से आई डिडंट बॉदर, मुझे बस लिखनी थी और लिख दी मैंने, and I don't care because I have a life apart from that. But for writers who are only writing, like अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे लिए जैसे बहुत लोग, आपने जैसे अभी पूछा कि आप इतना कुछ कर रही हैं, इतना कुछ, तो मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ राइटर हूँ, शायद इसलिए मैं कर पा रही हूँ। बट फॉर अ पर्सन आप पूछिए जो जैसे रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ उनकी भी लाइफ इतनी ही डिफ़िकल्ट है। वो भी तो कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी भी लाइफ ऐसी ही है। इट्स जस्ट दैट इट इज़ विदिन देयर वॉल्स ऑफ देयर ऑफिस प्रीमाइसेस, और हम जो कर रहे हैं वो हर जगह विजिबल रहता है। तो एक वो डिफरेंस रहता है, तो लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बट हाँ, राइटर्स की वो चाहत भी रहती है कि उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इसलिए भी वो विजिबल होना चाहते हैं। तो इट्स ऑल, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लिखिए और पहले पहचानिए इस बात को कि आप क्यों लिखना चाहते हैं, और उसके बाद विजिबिलिटी कैसे, आज के डेट में जैसे आपने कहा अभी तो बहुत सारे माध्यम आ गए हैं डिजिटल। आप कहीं भी गांव में भी बैठकर अगर कुछ लिख रहे हैं तो आपने कहीं डाल दिया। मैं ही कैसे आई, मैं राइट इंडिया से ही आई, तो वो भी एक माध्यम था जो मुझे न्यूज़पेपर से पता चला, मैंने डिजिटली उसको सबमिट किया, ट्विटर पे मैंने रिजल्ट देखा, एंड तो इस तरह से दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत सारे माध्यम हैं, एक्सप्लोर कीजिए, डिस्कवर कीजिए, अपनी राइटिंग पे भरोसा रखिए, नेवर गिव अप, बट यस हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। पहले अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। वो एक ख्याली पुलाव लेकर ना चलें कि अचानक मैंने कुछ लिखा एंड देन नेक्स्ट डे आई एम अ बेस्ट सेलर, लोग मेरे ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो वो जो एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव रहता है इस लिटरेचर का, वर्ल्ड का, और जब आप इनसाइडर व्यू पॉइंट समझते हैं, तो वो बहुत स्टार्क डिफरेंसेस रहते हैं, रियलिटी चेक होती है, और तब आप थोड़े से कई बार हतोत्साहित भी होते हैं। तो उस वक्त अपने आप को आपको बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, एंड देयर आर मेनी 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 वेज टू बिकम विजिबल दीज डेज। बट वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, या आप लिख रहे हैं। जैसे आपने बोला कि अगर हम तो कुछ लिख रहे हैं या कोई ऑथर है वो कुछ लिख रहा है और वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहा है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिकॉग्निशन जो आपको मिली है उसके साथ भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? शुरुआत जब मैंने की थी तो मैं भी ब्लॉग्स लिखती थी, तो जैसे मैं एक लिख दिया, एक प्लेटफॉर्म पे चला गया, आई डोंट नो माय ऑडियंस, आई डोंट नो माय रीडर्स, बस मुझे जो जहन में आया मैंने लिख दिया। और आज मैं अगर कॉलम्स लिखती हूँ, कुछ लोग अगर मेरा नाम जान रहे हैं कि अच्छा ये ज्योति झा ने लिखा है तो क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा एक गहन जिम्मेदारी का भाव आ जाता है कि मेरे शब्द कुछ भी ऐसे वैसे ना हो जो कहीं गलत तरीके से लोगों तक पहुंच जाएं, जो इंटेंट उसका नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल रहता है राइटर्स के लिए और सभी के लिए जो भी लिखते हैं। इसे बैलेंस करती हूँ क्योंकि कोशिश करती हूँ, सीखती हूँ, औरों से भी पूछती हूँ, लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं लिटरेचर फील्ड के, उनसे भी सलाह लेती रहती हूँ, और स्वयं भी कोशिश करती हूँ कि ऐसा लिखूं कि बात पहुंच भी जाए और कोई परेशानी भी ना हो, तो ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ लिखा जाए, गढ़ा जाए। तो ऐसे ही करके लिखते हैं, और राइटर्स जर्नलिज्म इसकी तो बात ही है कि आपको सत्य जो है लोगों तक लाना ही है और लोगों तक पहुंचाना ही है। एक और चीज़ है मैम, जैसे आपने बोला कि आपकी बुक्स को क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए। पॉजिटिव फीडबैक्स के साथ में एक
1% हो 5% हो, नेगेटिव फीडबैक हमेशा होता है। जी। उनका इंटेंट जो भी हो, अच्छी चीज को भी बुरे बोलने वाले कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे। हाउ डू यू हैंडल दैट? ये इनिशियली बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, तो ये बहुत क्योंकि अप्रिसिएशन की जो एक आदत होती है और एक चाहत होती है, तो उसे डिनाई नहीं करते हैं, वो रहता है। और उसमें अगर किसी ने कुछ नेगेटिव लिखा तो इनिशियली वो एक थोड़ा लगता है, बट इफ़ यू ओवरकम दैट एंड यू ट्राई टू सी कि अच्छा उसने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा, हो सकता है कि वो कुछ हो उसमें से आप समझ सकते हैं। तो कई बार होता है कि आप एक नया व्यू पॉइंट समझ जाते हैं, फिर आपको लगता है आगे जो आपने लिखा वो आपको हेल्प भी करता है ग्रो करने में भी एज अ राइटर, इवॉल्व करने में। तो टेक इट एज अ चैलेंज दैट इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड इवॉल्व एज अ पर्सन, एज अ राइटर, वैसा समझिए। और जैसा आपने कहा कि कुछ लोग पॉजिटिव वे में भी लिखते हैं नेगेटिव, कि ठीक है ये ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट होता है उससे तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अगर आप आपने अपना वो बायसेस हटा दिए तो, या अपने जो है कि नहीं नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सुनना है, तो वो अगर हटा दिया अपना माइंडसेट, यू आर ओपन टू एक्सेप्ट ऑल एंड लर्न फ्रॉम इट, इट इज़ गुड। बट हाँ, जहाँ पे इंटेंट है कि ठीक है मुझे लिखना ही है कुछ नेगेटिव इनके बारे में, तो आप वो भी समझ जाइए कि यू बिकम मैच्योर इनफ to bifurcate, filter and everything, and then still learn and grow with it. ओके। आपने जब इनिशियली स्टार्ट किया था, जब लिखना शुरू किया था, तब में और आज की डेट में आपकी जो डेफिनेशन है सक्सेस की, वो कैसे चेंज हुई? बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि जब भी कोई लिखता है, एक पीस हमने लिखी या एक किताब लिखी और हम ड्रीम करने लगते हैं कि हम कहीं बैठे हैं बुक शॉप में, बुक स्टोर में, बुक लॉन्च हो रही है, हम साइंड ऑटोग्राफ्ड कॉपीज़ दे रहे हैं, बेस्ट सेलर हो गए हैं, अवार्ड मिल गए हैं, तो वहाँ से हम वो सक्सेस आँक रहे हैं। शुरुआत तो वैसे ही होती है, मेरी भी वैसी ही विज़न थी, या मैं वैसा ही सोच ही रही थी। लेकिन आज जो इतने वर्ष में जो अभी यहाँ तक आई हूँ, जो थोड़े कम वर्ष ही रहे हैं, बट मेरे लिए बहुत, वो कहते हैं ना, एक जो राइटर है उसकी लाइफ अगर मैं देखूँ तो 1 वर्ष जो है 10 वर्षों के समान हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर कुछ वर्ष हैं मेरे, तो वो उतने डिकेड्स हो गए मेरे जीने के। तो टू प्रोफाउंड बट दैट्स हाउ वी फील। तो वहाँ से जो जर्नी और विज़न मेरा शुरू हुआ कि वो सक्सेस है, वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि अगर मैंने कुछ लिखा है और उससे अगर किसी एक जीवन को भी प्रेरणा मिल जाती है, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। और वो आकर अगर कोई अननोन पर्सन मुझे बोलता है कि आपकी एक मैंने पीस पढ़ी, चाहे बुक हो, चाहे लिटरेरी पीस हो, या कुछ भी आपका, और उससे मुझे ये सीखने को मिला और मेरा जीवन ऐसे ट्रांसफॉर्म हुआ एंड आई कनेक्टेड विद इट, दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस फॉर एनी राइटर। तो वो जो है इवॉल्व हुई हूँ मैं वहाँ से यहाँ तक। तो मेरे लिए सक्सेस जो पैरामीटर है चेंज होते होते अभी के समय में यही आया है कि आप अगर रीडर्स से कनेक्ट कर लिए, किसी भी एक भी लाइफ को अगर आपने ट्रांसफॉर्म किया, प्रेरित किया, तो वो आपकी सक्सेस है। आपने बहुत सारे जॉनर एक्सप्लोर किए हैं, क्या कोई ऐसा भी है जॉनर लेफ्ट है जो आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप उसमें कुछ लिखना चाहेंगी? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैंने तो अभी कुछ समंदर की कुछ बूंदें ही मैंने नापी हैं, अभी तो पूरा समंदर बाकी है। बहुत सारा है। अभी एज़ अ रीडर बहुत सारे जॉनर पढ़े हैं मैंने, एज़ अ राइटर बहुत कम लिखा है अभी मैंने। बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है और क्या पता किसी दिन कुछ लिख दूँ, डिस्टोपियन लिख दूँ, किसी दिन यूटोपियन। क्रिएटिव नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, किसी दिन नॉवेल लिखूँ, बहुत कुछ है। लिखना बहुत कुछ चाहती हूँ, कितना समय है, कितना लिख पाऊँगी, कितना लोगों तक पहुँचा पाऊँगी, पता नहीं। बट हाँ, एक्सप्लोर करती रहूँगी। बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड जॉनर्स हैं। काश हो सकता है, यू नेवर नो, जैसा मैं बोल रही हूँ कि किताबें ही मुझे तलाश लेती हैं और जॉनर भी सबके अलग ही रहते हैं लगभग। तो किसी दिन कभी पता नहीं। ओके। अगले 10 सालों में इंडियन लिटरेचर
को कहाँ देखेंगे आप? इंडियन लिटरेचर तो बहुत रिच है स्वयं में, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो पूरे नेशनल लेवल पे हो, और इतने दिग्गज पहले रहे हैं, अभी हैं और आगे भी होंगे, जैसा हम देखते हैं फ्यूचर जनरेशन्स को। तो ये लिटरेचर जो है अपनी जो है गरिमा बनाए रखे, और उसके साथ ये जितना ज़्यादा और ग्लोबली कनेक्ट हो सके, उसे जितना वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक वो कनेक्ट, वो रीच और वो रिकग्निशन मिले जो वो डिज़र्व करता है, वो देखना चाहती हूँ। और जो हो भी रहा है, अब शुरुआत तो हो ही गई है, तो वो वहाँ तक जाए। और 10 वर्षों में इंडियन लिटरेचर से जो इंस्पिरेशन लोगों को मिलनी चाहिए, जो शुरू से रहा है, वेदांत के समय से अगर हम देखें तो हमारे लिटरेचर से बहुत कुछ सीखने को है। तो वो संदेश लोगों तक पहुंचता रहे, और उसका जो निचोड़ निष्कर्ष है और जो उसकी गरिमा है और जो उसका इंटेंट, कंटेंट, जो भी हम कहें, वो सब उसी फॉर्म में लोगों तक पहुंचता जाए, जनरेशन्स टू जनरेशन वो आगे बढ़ता चला जाए, और विदाउट एनी इनफिल्ट्रेशन जो हम बोलते हैं, जो मल्टीपल परसेप्शन डाल करके ना हो। वो कोशिश हो कि जो उसका ओरिजिनलिटी है उसके साथ हो, जितना ज़्यादा आगे के जनरेशन्स तक पहुंच सके, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर उसे किया जा सके, जितना ज़्यादा ग्लोबली उसे पहुंचाया जा सके, जो उसकी रिचनेस है। बिफोर वी एंड द सेशन, मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कोई आने वाले कुछ समय में हमें आपकी कोई और नई बुक देखने मिलेगी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी सारी किताबें, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ जो मैं अपनी पिटारा, अपने लैपटॉप को समझती हूँ, जहाँ लेकर चलती हूँ, काफ़ी कुछ है लिखा हुआ। तो एक-एक करके आएँगे, सभी आएँगी, कोशिश रहेगी मेरी। और हाँ, कुछ इन द पाइपलाइन भी हैं, बट वही कहते हैं, जैसे अभी एक किताब आई तो पहले उस पे फोकस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एज अ रीडर्स पर्सपेक्टिव में आप जितनी किताबें लिखी उतनी हमारे लिए कम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस हियर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन था। तो इट वाज एन ऑनर हैविंग यू हियर, और आपने बहुत ही अच्छी बातें शेयर की हमसे, और आई थिंक हमारे ऑडियंस भी बहुत रिलेट करेंगे और उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपसे। तो थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for having me on this show. It has been a great learning experience and a great honor. Thank you, Shweta. थैंक यू। Thank you for being so humble and nice. एंड टू आवर व्यूअर्स, थैंक यू हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।